तो आप या तो रणनीति अपना रहे हैं या आप युद्ध कौशल अपना रहे हैं और इसी तरह उन्होंने युद्ध लड़े हैं। उदाहरण के लिए पहला युद्ध लड़ा गया था कश्मीर का पहला युद्ध, जहां पाकिस्तानी सेना ने महसूस किया कि संख्या के लिहाज से वे भारतीय सेना से काफ़ी कम थे। पहला कारण ये है कि जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, पहली सैन्य रेखा बनाई गई थी। 1 जनवरी 1949 को, जिसे सीज फायर लाइन कहा गया था, वह सैन्य रेखा आज भी जमीन पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि उन्होंने युद्ध के संचालनात्मक स्तर पर बराबरी की, जिसे मैं अभियान स्तर पर युद्ध जीतना कहता हूँ। इसी वजह से भारतीय सेना उस रेखा को मिटा नहीं सकी और केवल उस रेखा का नाम बदला गया। अब मैं भारत और पाकिस्तान की बात करना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का उल्लेख किया है। अब आइए इसे समझते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, समान सिद्धांत है। तो दोनों के पास अमेरिकी या ब्रिटिश अवधारणा थी, नाटो की रणनीति और रणनीति की अवधारणा थी। बस यही उनके पास था। तो आप या तो रणनीति अपना रहे हैं या आप युद्ध कौशल अपना रहे हैं और इसी तरह उन्होंने युद्ध लड़े हैं। उदाहरण के लिए पहला युद्ध लड़ा गया था कश्मीर का पहला युद्ध, जहां पाकिस्तानी सेना ने महसूस किया कि संख्या के लिहाज से वे भारतीय सेना से काफ़ी कम थे। तो हमें पता है कि उन्होंने पहले युद्ध में अनियमित सैनिकों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद 1 जनवरी 1948 को आईएसआई का गठन किया गया और आईएसआई के मुख्य कार्यों में से एक था अनियमित सैनिकों का उपयोग करना और भारतीय सेना के मुकाबले संख्या की कमी को पूरा करना। और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद अपना परमाणु परीक्षण किया और इसका उद्देश्य युद्ध के रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना था। अब जहां तक संचालनात्मक, माफ़ कीजिए, जहां तक संख्या का सवाल था, अब संख्या बराबर हो गई थी। मैं इसे युद्ध का संचालनात्मक स्तर कहता हूं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सैन्य साहित्य में वे वास्तव में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि युद्ध के संचालनात्मक स्तर पर पाकिस्तानी भारतीय सेना के बराबर आ गए थे और इसके 2 कारण हैं, 2 प्रमाण हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा कहता हूं। पहला कारण ये है कि जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, पहली सैन्य रेखा बनाई गई थी। 1 जनवरी 1949 को, जिसे सीज फायर लाइन कहा गया था, वह सैन्य रेखा आज भी जमीन पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि उन्होंने युद्ध के संचालनात्मक स्तर पर बराबरी की, जिसे मैं अभियान स्तर पर युद्ध जीतना कहता हूँ। इसी वजह से भारतीय सेना उस रेखा को मिटा नहीं सकी और केवल उस रेखा का नाम बदला गया। 1971 के युद्ध के बाद सीज फायर लाइन का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। और दूसरा कारण ये है कि 1991 से पाकिस्तान सेना जम्मू और कश्मीर में प्रॉक्सी युद्ध कर रही है और इसका कारण बहुत सीधा है कि उन्हें यह विश्वास है कि अगर भारत युद्ध करता है तो उनके पास भारत का मुकाबला करने की क्षमता है। भारत विश्वसनीय पारंपरिक क्षमताएं विकसित नहीं कर पाया है और उन्हें लगता है कि वे भारतीयों के बराबर हैं और यह साबित भी हो चुका है क्योंकि वे प्रॉक्सी युद्ध जारी रखे हुए हैं। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर होते देखा और ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार हमने देखा कि जिसे मैं एक मोर्चा एकीकृत युद्ध कहता हूं, जहां पीएलआई ने पाकिस्तान सेना का पूरी तरह से समर्थन किया अपनी गैर घातक क्षमताओं और अन्य क्षमताओं के साथ बिना अपना हाथ दिखाए। तो हमने यह देखा और तुरंत ही जो पाकिस्तानियों ने किया है वह यह है कि सिंदूर के बाद उन्होंने एक बड़ा संरचनात्मक सुधार किया है और यही मैं कहता हूं कि यह उनके पीएलआई के साथ करीबी संपर्क के कारण हुआ है। उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के तहत एक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, एक रॉकेट फोर्स कमांड स्थापित की है। और मैंने कहा था जब यह बनाया गया था, दरअसल मैंने इस पर एक वीडियो भी किया था, मैंने कहा था अब युद्ध के संचालन स्तर की अवधारणा जीवित हो गई है। यह पाकिस्तान की सेना में 2 कारणों से स्थापित किया गया है। पहला, हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रदर्शन देखा जहां उन्होंने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस दिखाए जो कि युद्ध के संचालन स्तर पर था, न कि केवल डॉग फाइट्स करने के बजाय। और अब उन्होंने इसे बनाया, इसे खड़ा किया। तो मैंने कहा ये दोनों संस्थाएं, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, जिनके पास अपनी मिसाइलें होंगी, वे युद्ध के संचालन स्तर पर काम करेंगी और यही युद्ध का निर्णायक स्तर है। और कुछ हफ्तों बाद, दरअसल कुछ महीनों बाद, मैंने उनके एक बहुत ही प्रमुख जनरल, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई का एक आकलन या व्याख्यान सुना। अब
जनरल किदवई ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड यह पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच एक स्तर बना रही है, और उन्होंने कहा कि इस आर्मी कमांड के पास केवल पारंपरिक मिसाइलें ही होंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले किस बारे में बात कर रहा था कि आप एक परत बनाते हैं, आप बीच में एक स्तर बनाते हैं, और वही है संचालन स्तर का युद्ध, और ऐसा ही है। ये हो चुका है। जनरल किदवई ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, ये किया जा चुका है। अब इसके साथ ही हमें यह भी पता है कि वे समुद्र आधारित प्रतिरोधक क्षमता की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं, और हमें पता है कि उन्होंने SLBM बाबर 3 का परीक्षण किया है, और यह पहली बार 2017 में परीक्षण किया गया था, फिर 2018 में परीक्षण हुआ, और अब इसे हांगोर पनडुब्बियों के साथ एकीकृत किया जाना है जो वे चीन से प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन यह किस चीज़ का परीक्षण है, ये किसका परीक्षण है? यहाँ कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। यह बाबर 3 मिसाइल का परीक्षण है जो परमाणु वॉरहेड ले जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे रूसियों ने किया है और वैसे ही जैसे चीनियों ने किया है। लेकिन पाकिस्तान की बात पर वापस आते हैं। एक और कारण है, सिंधु के बाद जहां तक दुनिया का सवाल है, उन्होंने यह आकलन किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया, और उसी के आधार पर पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो बात यह है कि जब भी सिंधु 2 जैसी कोई घटना होगी, चीन पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्थन करेगा, क्योंकि पाक चीन ने लगातार यह रुख अपनाया है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताओं के लिहाज से मैं चाहता हूं कि भारतीय पक्ष यह सोचे कि चीन की मदद से वे भारतीय सेना के मुकाबले कहीं अधिक सक्षम होंगे, इसलिए उन्हें वास्तव में किसी और परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें परमाणु परीक्षण क्यों करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और इसके अलावा वे अपने बढ़े हुए भू राजनीतिक दर्जे को परमाणु परीक्षण करके क्यों खतरे में डालेंगे? और चीनी खुश नहीं होंगे, रूसी खुश नहीं होंगे, और अमेरिकी भी खुश नहीं होंगे। और आज ये तीनों महाशक्तियां हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान के इन सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। ये सब खतरे में नहीं डालेगा। अब ट्रंप के मुद्दे पर वापस आते हैं, तो सवाल यह है कि ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के बारे में इस तरह क्यों बात की है? अब देखिए, जब वह मीडिया से परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे तो काफ़ी घुमा फिराकर, जहां तक उनके ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का सवाल है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आदेश दिया है वह सिस्टम परीक्षण का है। यही आदेश दिया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि वे अपने कुछ सिस्टम्स पर काम करना चाहते हैं, जैसे डिलीवरी सिस्टम्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स। यही आदेश दिया गया है। तो फिर ट्रंप ने यह सब क्यों कहा? मेरे आकलन में मैं केवल एक ही कारण सोच सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वह यह है कि अब वे अपनी विदेश नीति में सीधे तौर पर 2 अन्य महाशक्तियों यानी चीन और रूस के साथ संवाद कर रहे हैं। शायद वह अपने घरेलू दर्शकों को यह संदेश देना चाहते थे कि देखिए, मैं इन परीक्षणों को करके उनसे ताकत की स्थिति में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि वे भी परीक्षण कर रहे हैं और यह स्पष्ट बना रहे हैं कि यह किस प्रकार का परीक्षण है। क्या यह परमाणु परीक्षण है या यह परमाणु हथियारों की डिलीवरी के लिए सिस्टम का परीक्षण है? अब अपने अगले वीडियो में मैं युद्ध के संचालन स्तर की इस अवधारणा को और विस्तार से समझाऊंगा और यह बताऊंगा कि आधुनिक युद्ध में यह कैसे बदल गया है और क्यों यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना इस संचालन स्तर के युद्ध को पूरी तरह से समझे।